हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम कक्षा 12वीं के इतिहास को पढ़ रहे थे और इस बुक का नाम है भारत का इतिहास। हम पढ़ रहे थे अध्याय पहला, भारत का वैभवपूर्ण अतीत। इस अध्याय के हमने 5 पार्ट पूरे कर लिए। आज हम पार्ट 6 पढ़ रहे हैं और ये जो अध्याय है वो 10 नंबर का है। ठीक है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर आप हमारे सभी वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वह आपको हमारे सभी वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो आप जरूर देखें। ठीक है, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के सर्वाधिक विश्वसनीय जो स्रोत है वो पुरातात्विक स्रोत है। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत है जो सर्वाधिक विश्वसनीय है, लेकिन मतलब विश्वास करने लायक। ठीक है, पहला पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं। पहले उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष, अभिलेख, सिक्के व मुद्रा, स्मारक भवन, मूर्तियाँ, चलचित्र, कला व अन्य स्थलाकृतियाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे उत्खनन से प्राप्त अवशेष, पहले मृदबांड, ये औजार हैं, और तीसरे उपकरण। मृदबांड, मृदबांड का मतलब है मिट्टी के बर्तन। ठीक है, इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन भारत में 4 मृदबांड संस्कृतियां विद्यमान थी। पहली है गेरुआ रंग युक्त मृदबांड संस्कृति, काले व लाल रंग युक्त मृदबांड संस्कृति, चित्रित स्लेटी रंग की मृदबांड संस्कृति और उत्तरी काली चमकीली परंपरा या मृदबांड संस्कृति। ठीक है, उत्खनन में सड़कें, नालियाँ, भवन, तांबे व कांस्य सामग्री, औजार, बर्तन आदि पुरावशेष मिले हैं, जिससे तत्कालिक मानव समाज व संस्कृति की जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे है, आगे हम पढ़ेंगे अभिलेखों के बारे में। भारतीय पुरा स्रोत में अभिलेखों का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तिथि युक्त एवं समसामयिक होने के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से इसका महत्व अधिक है। जो अभिलेख होते हैं वह अधिकतः तिथि युक्त होते हैं, उस पर डेट लिखी होती हैं, जिससे हमें उस समय का पता चलता है कि ये किस समय बना है, और उस समय अगर कोई शासक है तो उसका उल्लेख भी इस अभिलेख पर होता है। ठीक है, शासक विशेष के तिथि क्रम एवं उपलब्धियों की जानकारी इन सभी अभिलेखों से ही मिलती है। इससे इसमें संबंधित शासक व व्यक्तियों के नाम, वंश, तिथि, कार्य व समसामयिक घटनाओं आदि का उल्लेख होता है। उस समय क्या क्या घटना कार्य हुए उन सभी का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। जैसे अशोक के अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्बा अभिलेख, गौतम पुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख एवं प्रयाग प्रशस्ति प्रमुख है। अशोक के अभिलेख खरोष्टी एवं ब्राह्मणी लिपि में है। अशोक के अभिलेख, स्तंभलेख और गुहालेख तीनों प्रकार के अभिलेख मिलते हैं। अशोक के अभिलेख कला के भी उत्कृष्ट उदाहरण हैं। ठीक है, जो अशोक के अभिलेख है वह अपनी कलाकृति के लिए उत्कृष्ट और प्रसिद्ध है। ये अभिलेख लंबे कलात्मक स्तंभ व शिलाओं पर उत्कीर्ण है। जूनागढ़ का रुद्रदमन का शिलालेख भी काफ़ी प्रसिद्ध है। स्तंभलेखों में अशोक के अलावा चंद्रगुप्त का मेहरौली का स्तंभलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभलेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति स्तंभलेख और ताम्रलेख से गुप्तों के इतिहास की जानकारी मिलती है। प्रभावती गुप्त का ताम्रलेख विशेष उल्लेखनीय है। आगे है, गुहालेखों में अशोक के बराबर गुहालेख, दशरथ के नागार्जुनी गुहालेख, सातवाहनों के नासिक व नानाघाट गुहालेख अधिक उपयोगी हैं। कई मूर्तियों के भी शीर्ष या अधोभाग में शासकों ने लेख लिखवाए हैं, जिससे उनके बारे में जानकारी मिलती है। ये मूर्ति लेख कहलाते हैं। इन अभिलेखों के द्वारा विभिन्न शासकों के समय की महत्वपूर्ण घटनाओं, तथ्यों की जानकारी के साथ ही आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जानकारियाँ मिलती है। अब हम पढ़ेंगे सिक्के व मुद्राएं। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में सिक्के व मुद्राओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
इसमें शासकों के नाम, तिथियां, चित्र, परंपरा, धर्म, गौरवपूर्ण कार्य, कला, शासक की रुचि आदि की जानकारी मिलती है। गुप्तकालीन सिक्कों में हमें महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती है। समुद्रगुप्त के वीणा वादन व व्याघ्र निहत्ता व्याघ्र निहत्ता के सिक्के उसकी संगीत के प्रति रुचि व शौर्य को प्रदर्शित करते हैं। ये जो सिक्के हैं ये समुद्रगुप्त का वीणा वादन का सिक्का है और ये पानवाहा का सिक्का है, ठीक है, जो आपकी बुक में दिए गए हैं। इसी प्रकार कुमारगुप्त के कार्तिकेय प्रकार के सिक्के उसके शैव अनुयायी होने की पुष्टि करते हैं। सिक्कों में शासकों के राज्य विस्तार, उनके आर्थिक स्तर, धार्मिक विश्वास, कला, विदेशी व्यापार आदि की जानकारी मिलती है। सबसे पहले प्राप्त होने वाले सिक्के चांदी के व तांबे के थे। इन पर केवल चित्र हैं। इन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के भी कहा जाता है, ठीक है। मौर्य के बाद हिंदू यूनानी शासकों ने लेख युक्त मुद्रा प्रारंभ की। कुषाणों के समय स्वर्ण में व ताम्र सिक्के प्रचलित में आए। गुप्त काल में स्वर्ण व रजत मुद्रा चलन में थी। आगे है सिक्के पर राजा का नाम, राजचिन्ह, धर्म चिन्ह व तिथि अंकित होती है। कुछ विशेष घटनाओं की जानकारी भी सिक्कों से मिलती है। समुद्रगुप्त के सिक्के पर अश्व व युग के चिन्ह व अश्वमेध पराक्रम लिखा है। इससे समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी मिलती है। इसे एक सिक्के पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे हमें पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त थे वह वीणा वादन जानते थे और संगीत प्रिय शासक थे, ठीक है। गौतमी पुत्र ने शकों के सिक्कों पर अपना नाम अंकित करवाकर सिक्के जारी किए। सिक्कों के साथ ही मुहरें भी प्रचलित थी। इन पर राजा, सामंत, पदाधिकारीगण, व्यापारी या व्यक्ति विशेष के हस्ताक्षर व नाम होते थे। बसार प्राचीन वैशाली से 270 मिट्टी की मोहरें मिली हैं, ठीक है। आगे बढ़ते सिक्कों से प्राप्त जानकारी, यानी कि हमें जो सिक्के मिले हैं उससे हमें क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तिथि क्रम निर्धारण, सिक्कों से हम पता लगा सकते हैं कि ये सिक्का कितना पुराना है, ठीक है। धार्मिक विश्वास की जानकारी, कला व प्रकाश, व्यापार व आर्थिक स्तर की जानकारी, साम्राज्य की सीमाओं का ज्ञान, नवीन तथ्यों का उद्गार और शासकों की रुचि का ज्ञान। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। आगे मिलते हैं एक अन्य वीडियो में।